सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा पर्यावरण अध्ययन कक्षा पहली से पांचवी के शिक्षकों हेतु बीज बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पक कर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। इसको आपको याद रखना है। ये क्या होता है? काली मिर्च, सौंफ और गेहूं बीज होता है। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। तो ये आपके काम का चीज़ है, इसको याद रखना है। ये सब बीज है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम है। तो आप इसके कारण को याद रखेंगे। कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम है। यदि बीज में कपड़े बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं, तो इसका कारण होता है बीज क्षतिग्रस्त थे, बीज बीच में से टूट गए थे, बीज में कीड़े लग चुके थे। चावल, गेहूं, ओट्स यह सभी अनाज है, इसको याद रखेंगे। और इनका प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। इनके बीजों को सीधे मिट्टी में बोया जाता है। बीजों का अंकुरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा पौधा बीज से निकलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ और वातावरण मिल जाता है। इसके लिए सही तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश हर बीज के अंकुरण के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ बीज सूर्य प्रकाश के बिना अंकुरित नहीं होते हैं। बिना बीजों के उगने वाले पौधे बिना बीज के उगने वाले पौधे वे होते हैं जिनके बीज नहीं होते हैं या जिन्हें अन्य विधियों से प्रजनन कराया जा सकता है। इनके कुछ उदाहरण हैं, इनको आप याद रखेंगे। बिना बीज के उगने वाले पौधे इंपॉर्टेंट है ये। इसमें है आपका एलोवेरा। इस पौधे को पत्तियों की कटिंग से उगाया जा सकता है। फिर मनी प्लांट, इस पौधे को स्टेम की कटिंग से उगाया जा सकता है। स्नेक प्लांट, इस पौधे को पत्तियों की कटिंग से उगाया जा सकता है। पत्थर चट्टा, इस पौधे को पत्तियों की कलम से उगाया जा सकता है। पाइनस तथा फर्न, इन पौधों को बीजों के अलावा स्केल्स, स्पोर्स, कटिंग्स से भी लगाया जा सकता है। आलू का पौधा, आलू बिना बीज के ही उगता है। आलू एक तना होता है और इसे तने से ही उगाया जाता है। गुलाब का पौधा, इस पौधे को तनों से उगाया जाता है। गन्ना एक तना होता है और इसे भी तने के द्वारा ही उगाया जाता है। केले का पौधा, केला बिना बीज के ही उगता है, इसे इसकी पतली जड़ों द्वारा उगाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, बिना बीज वाला पौधा। इसके बाद ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं।
इसमें आपका जड़, तो जड़ में आएगा, याद रखेंगे, मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका, शकरकंदी। तना है आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, गन्ना, कमल डंठल। पत्ती में आएगा आपका धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता। बीज, तो बीज में है चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान, हरी मटर के बीज। फूल, सहजन, केला, कचनार। परागण, एक पौधे के पराग कोश से पौधे के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण है, जो बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है, जो किसी वाहक जैसे वायु, जल या पशुओं द्वारा संपन्न होता है, परागण कहलाता है। परागण के प्रमुख प्रकार। स्वपरागण, जब एक फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। सामान्यतः स्वपरागण द्विलिंगी पुष्प में होता है। परपरागण, जब एक फूल के परागकण किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे परपरागण कहा जाता है। परागण की कमी से पौधे में होने वाले नुकसान। परागण की कमी से पौधों में फूल का झड़ना, फलों का सही समय पर न पकना, फलों का पकने से पहले ही झड़ जाना, फलों में मिठास की कमी आदि समस्याएं आ जाती है। पर परागण कई प्रकार से हो सकता है। वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण, कीट परागण, पक्षी परागण। चमगादड़ द्वारा परागण, घोंघों द्वारा परागण। जंतु परागण, प्राणियों द्वारा पौधों का परागण करने को जंतु परागण कहते हैं। प्राणियों में से कुछ फूलों से फल या मधु संग्रहित करते हैं और इस प्रक्रिया में वे फूलों के परागकणों को अपने शरीर पर लेकर दूसरे फूलों पर छोड़ देते हैं। प्राणियों में से चमगादड़ से होने वाला परागण, इसको आप याद रखेंगे, चमगादड़ से होने वाला परागण ये कहलाता है आपका काइरोप्टेरोफिली, इसको याद रखेंगे। पक्षी से होने वाला परागण ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण। घोंघों से होने वाला परागण मैलेकोफिली। कीटों से होने वाला परागण एंटोमोफिली, कीट परागण। मछलियों से होने वाला परागण इच्थियोफिली, मत्स्य पराग आदि कहलाते हैं। काइरोप्टेरोफिली, चमगादड़ों द्वारा पौधों का परागण करने को काइरोप्टेरोफिली कहते हैं। चमगादड़ कई पौधों के महत्वपूर्ण परागकोश है, विशेषकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। वे पुष्पों के मधु और पराग का सेवन करते हैं, जो सामान्यतः बड़े सफ़ेद या हल्के रंग के, सुगंधित और रात में खिले होते हैं। ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण। पक्षियों द्वारा पौधों का परागण करने को ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण कहते हैं। यह शब्द ग्रीक शब्दों से बना है जिनका अर्थ है पक्षी और प्रेम, जो पुष्पों के प्रति पक्षियों के आकर्षण को संदर्भित करते हैं। पक्षी कई पौधों के महत्वपूर्ण परागकोश है, विशेषकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पुष्पों का परागण करने वाले पक्षियों में हमिंगबर्ड, सनबर्ड,
हनी ईटर, फ्लावर पेकर और कुछ तोते शामिल है। एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे। मैलेकोफिली, घोंघों द्वारा पौधों का परागण करने को मैलेकोफिली कहते हैं। घोंघे कुछ पौधों के दुर्लभ परागकोश है, विशेषकर नमीले आवासों में। वे पुष्पों के मधु और कभी-कभी पराग का सेवन करते हैं। पुष्पों का परागण करने वाले घोंघे में स्थली घोंघे और स्लग शामिल है। एंटोमोफिली, कीटों द्वारा पौधों का परागण करने को एंटोमोफिली कहते हैं। पुष्पों का परागण करने वाले कीटों में मधुमक्खी, ततैया, तितली, कीट, मक्खी, भृंग और चींटी शामिल है। एग्जाम्पल इसका याद रखेंगे। पादपों में पारिस्थितिक अनुकूलन, जलोद्भिद। ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से या इनकी जड़ें, प्रकंद आदि जल में डूबे हुए रहते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं। जलोद्भिद पौधे के कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। कमल, सिंघाड़ा, हाइड्रिला, वैलिसनेरिया, जल कुमुदनी। समोद्भिद, ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी न तो अधिक शुष्क और न ही बहुत नमी वाली होती है। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे आते हैं। समोद्भिद पौधों के कुछ उदाहरण हैं: पीपल, नारियल, आम, गन्ना, साल, शीशम आदि। एग्जाम्पल को याद रखेंगे। मरुद्भिद, इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहते हैं, जहां मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है। जैसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थान पर ये पौधे पाए जाते हैं। मरुद्भिद पौधों के कुछ उदाहरण हैं: नागफनी, सहारन, कसनी, सपेक्ष आदि। लवणोद्भिद, जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है वो लवणीय यानी खारी मिट्टी कहलाती है तथा ऐसी मृदा में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद पौधे कहते हैं। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को अवशोषित नहीं कर पाते। लवणोद्भिद पौधों के कुछ उदाहरण हैं: मैंग्रोव, समुद्री लेवेंडर, सुनहला आदि। सिंचाई, पौधों की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता। हरे पौधों में उनके कुल वजन का 80% पानी होता है। पौधों की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती है। पौधों की सभी दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से होती है। जड़ें जो पोषक तत्व मृदा से लेती है उसे पत्तियों तक भेजना जल की उपस्थिति में ही होता है। सिंचाई की विधियाँ। जल प्लवन या प्रवाह विधि। यह विधि खेत में पलेवा करने या धान में सिंचाई करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है, सिंचाई की विधि याद रखेंगे। क्यारी या बरहा विधि। इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियाँ तथा बरहे बना लेते हैं। बरहे इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पानी को अधिक चक्कर न काटना पड़े और उसके दोनों ओर की क्यारियों की सिंचाई हो सके।
कूड़ विधि, यह सिंचाई की अत्यधिक प्रचलित विधि है। फसलों की दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली बना ली जाती है, जिन्हें कूड़ कहते हैं। गन्ना, आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि मेड़ों पर बोई जाने वाली फसलों में इस विधि से सिंचाई की जाती है। याद रखेंगे इसका कूड़ विधि में कौन कौन सा है? गन्ना, आलू, चुकंदर और शकरकंद। थाला विधि, इसमें छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थाले पेड़ों के चारों तरफ बनाए जाते हैं। जल इन थालों में दिया जाता है। आमतौर पर यह विधि वृक्षों की सिंचाई के लिए अपनाई जाती है। जायद की फसलों में जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, तोरई आदि की सिंचाई के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। छिड़काव विधि, इस विधि में फुलवारियों पर पानी छिड़ककर सिंचाई की जाती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तथा भूमि समतल नहीं होती है, वहां पर इस विधि का प्रयोग लाभदायक रहता है। ड्रिप टपक सिंचाई विधि, इस विधि में सिंचाई के जल को पौधों के जाड़े क्षेत्र में बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर होती है। इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइन खेत में बिछाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।